नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट के एक फैसले से पूरे बांग्लादेश में हड़ताल मच जाती है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की कंडीशंस बहुत ही खराब हो जाती है। आखिर बांग्लादेश हाई कोर्ट ने ऐसा कौन सा फैसला कर दिया जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में स्ट्राइक जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। आखिर क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर और क्यों लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं? तो चलिए जानते हैं बांग्लादेश स्ट्राइक सिचुएशन की यह घटना को आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं एनालाइज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। 1 जुलाई 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 5 जून 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना स्ट्राइक कर रहे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक ऐसी बात कह देती है जिसकी वजह से बांग्लादेश की सिचुएशन बदतर से बदतर बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को इस बात से नाराजगी हो जाती है और वहां के लोग हड़ताल करने पर मजबूर हो जाते हैं और कही गई बात को लेकर वहां के प्रोटेस्टर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डिक्टेटर्स कह के बुलाने लगते हैं। यहाँ के लोगों में गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि रोड्स, हाईवेज और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों को पूरी तरह से ब्लॉक्स कर देते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को आग के हवाले करने पर उतारू हो जाते हैं, जिसे वीडियो में देखा जा सकता है। हड़ताल को लेकर बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि बांग्लादेश की सरकार को पुलिस के साथ साथ बांग्लादेश मिलिट्री को भी सड़कों पर उतारना पड़ता है। और एक कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है, वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि शूट एंड साइट के नाम से, जिसका सीधा मतलब होता है या तो साइड हो जाओ या तो फिर गोली खाओ। बांग्लादेश की सड़कों पर मिलिट्री के साथ साथ टैंक जैसे व्हीकल्स भी देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर पथराव करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह पूरी घटना जो अभी भी बांग्लादेश के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमिक को $3 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और इस मेच्योरिटी प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण है रिजर्वेशन। आखिर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से बांग्लादेश आग की लपटों में अभी तक झुलस रहा है, मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन आपको सबसे पहले बांग्लादेश की फ्रीडम मूवमेंट को समझना चाहिए, जिसकी वजह से ये हड़ताल जैसी सिचुएशन आज प्रकट हुई है। सन 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता था और आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता था। इन दोनों के बीच 2204 किलोमीटर की दूरी भी होती है और रिलीजन्स को छोड़कर इन दोनों के बीच काफी डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंसेस लैंग्वेज का था। उस समय ईस्ट पाकिस्तान में 80 से 80% बंगाली लैंग्वेज बोली जाती थी और 20% उर्दू भाषा बोली जाती थी, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू भाषा कम बोली जाने के कारण वेस्ट पाकिस्तान उर्दू भाषा को बढ़ावा देने लगता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान की ओर से। ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने के कई कारण थे वेस्ट पाकिस्तान से। एक तो वेस्ट पाकिस्तान की ओर से सोशल डिस्क्रिमिनेशन चल ही रहा था और साथ साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी चल रहा था वेस्ट पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की सरकार 60% फंड्स इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रही थी वेस्ट पाकिस्तान के लिए और वेस्ट पाकिस्तान की सरकार 26% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रही थी ईस्ट पाकिस्तान के लिए। यानी सीधे तौर पर चीट किया जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान को पीठ पीछे। और बांग्लादेश के अलग होने का एक बड़ा रीजन था 12 नवंबर सन 1970 में आया भोला साइक्लोन, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर था, जिसकी वजह से भयंकर त्रासदी देखने को मिली थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning. विकिपीडिया के अनुसार ये साइक्लोन इतना खतरनाक था जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 5 लाख से भी ज्यादा लोग
घायल हुए थे साइक्लोन से और 85% घर डिसोलेटेड हो गए थे इस भोला साइक्लोन की वजह से और साथ ही $490 बिलियन का नुकसान हुआ था उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान को। लेकिन इस हादसे के दौरान वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के लिए कोई बेसिक हेल्प नहीं की और उल्टा पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाने लगा। इसी वजह को लेकर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने की सोचता है। उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग शेख मुजीब रहमान की थी और वेस्ट पाकिस्तान की आम आदमी पार्टियां थी। इन दोनों के बीच इलेक्शंस होने थे, जिसकी वजह से इलेक्शंस के टाइम वेस्ट पाकिस्तान के जनरल याया खान जो वहां के चीफ मार्शल एडमिनिस्टर थे, उनके ऊपर इन दोनों पार्टियों की जनरल इलेक्शंस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। दोनों के बीच इलेक्शन में 300 सीटें मौजूद थी, जिसमें आधी से ज्यादा 167 सीट अवामी लीग पार्टी को मिलती हैं और 133 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिलती है, जिसका सीधा मतलब होता है नेशनल असेंबली ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अपनी खुद की गवर्नमेंट बना सकता है। और 7 मार्च 1971 को अवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीब रहमान अपनी स्पीच के दौरान वहां के लोगों से वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने की बात कह देते हैं। और 23 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाता है और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अपना खुद का एक झंडा लहराया जाता है, लोगों के घरों की छत से, सड़कों से और शहरों के अंदर। Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengal. लेकिन इस फैसलों को वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप नहीं मानती और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सिविल डिसोबीडियंस लागू कर दिया जाता है और इस फैसले से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में तनाव बढ़ जाता है और इन दोनों के बीच 9 महीनों तक जंग चलती है, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ फोर्स यूनिट्स तैयार की जाती है जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने के लिए तैयार की जाती है। इस यूनिट में सैनिकों, आंदोलनकारियों के साथ साथ भारत का भी बड़ा हाथ होता है और जिनका भी हाथ बांग्लादेश को अलग देश बनाने में था उन्हें ही मुक्ति वाहिनी और फ्रीडम फाइटर कहा जाता था और जो लोग ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रहकर वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे उन्हें ही रजाकार कहा जाता है। और 23 मार्च सन 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बन जाता है, जिसमें अवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीब रहमान को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट बनते ही शेख मुजीब रहमान वहां के फ्रीडम फाइटर्स को जो बांग्लादेश को आजाद करने में मदद कर रहे थे, उनका सिविल सर्विसेज में 30% कोटा अलग से कर दिया जाता है सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए और 44% कोटा मैरिट लोगों के लिए कर दिया जाता है और जो भी कोटा बच जाता है तो वो माइनॉरिटीज और मजदूरों के लिए कर दिया जाता है। लेकिन फ्रीडम फाइटर के कोटा सिस्टम में से 10% लोग ही इस कोटा सिस्टम का लाभ उठा रहे थे, बाकी का व्यर्थ जा रहा था। इस चीज को देखते हुए वहां की सरकार फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी कोटा ऐड कर देती है, जिससे वहां के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को आसानी से जॉब मिल जाती थी और मेरिट के बच्चों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी 44% कोटा सिस्टम में भी हिस्सा नहीं मिलता था। और 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट के अंदर कोटा सिस्टम को लेकर एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको बांग्लादेश हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिससे वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं और उनका कहना है कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए जो कोटा सिस्टम ऐड किया गया है या तो उसे कम किया जाए या हमारे कोटा सिस्टम को बढ़ाया जाए। लेकिन प्रोटेस्टर के प्रस्ताव को देखते हुए वहां के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक ऑर्डर किया, जिससे बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को हटा दिया गया। हटाने की वजह से कुछ सालों तक बांग्लादेश के अंदर शांति बनी रहती है, लेकिन कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने 2021 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम के खिलाफ और 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटिशनर कह रहे हैं वो एकदम से सही है और कोटा सिस्टम को फिर से वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बांग्लादेश के अंदर सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर करके। इस फैसले के खिलाफ भारी मात्रा में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं बांग्लादेश के अंदर और इसी के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की एक वीडियो सामने आती है, जिसमें से वो कहते हुए दिखती है कि मुक्तियोद्धाদের नातीपुतिराও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের नातीपुतिरा পাবে। वो अपनी स्पीच के दौरान कहती है कि प्रोटेस्टर को बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर के बच्चों से
क्या प्रॉब्लम है। और साथ में यह बोलती है कि अगर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। और इसी बात को न सुन पाने के कारण बांग्लादेश के लोग हड़ताल जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। इस हड़ताल की वजह से बांग्लादेश में 232 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और बहुत से लोग घायल भी हो चुके हैं। प्रोटेस्टर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के ऊपर इतना फेरफ है कि वो उन्हें जान से मारना चाहते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोटेस्टर शेख हसीना के घर पर सामान को चुराते हुए और नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। और तो और पीएम शेख हसीना के पिता की मूर्ति को भी तोड़ दिया जाता है। इस वीडियो में देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के घर पर कैसे प्रोटेस्टर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ता है और देश छोड़ के जाना पड़ता है। इस तरह की लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री के लिए शूट नहीं करती है। उन्हें एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर AJAX 1431 से जाते हुए देखा जा सकता है। In breaking news, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has arrived, ended hours of speculation about her whereabouts, which had ranged from Tripura to Murshidabad. और ये अगरतला से होते हुए भारत के हिडन एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं, जिन्हें रिसीव करने NS अजीव डोंगल जाते हैं। अब क्या होगा बांग्लादेश का और शेख हसीना कब तक लौटेंगी अपने देश बांग्लादेश, जानेंगे किसी दूसरी वीडियो पार्ट 2 में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी, ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।